मध्य प्रदेश में बीते एक महीने से मानसून की बेरुखी किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। मानसून को मनाने के लिए गांव वाले कई टोटके भी कर रहे हैं, जिससे रूठा मानसून जल्द वापस लौट आए। तस्वीर रतलाम के पलसोडा गांव की, जहां पर ग्रामीण मानसून को मनाने के लिए सरपंच को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गाँव में घुमा रहे हैं। गांव वालों की मान्यता है कि गधे पर इंसान को उल्टा बैठाकर गांव में घुमाने से मानसून जल्द वापस आ जाता है। गांव वालों का ये मानना है कि सालों से उनका ये टोटका काम कर रहा है और वो इस बार भी टोटके के जरिए बेहतर बारिश कराने में सफल रहेंगे। आपको बता दें, बीते एक महीने से बारिश नहीं होने से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सोयाबीन की खेती रतलाम और उसके आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में अगर बारिश जल्दी नहीं होती है तो किसानों की पूरी फसल चौपट हो सकती है। गुरु ज्ञान का भंडार होता है और छात्रों को अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। लेकिन जब वहीं गुरुजी क्लास में बच्चों के सामने पढ़ाई कराने के बजाय सोते रहें, तो फिर ऐसे में आप गुरु को क्या कहेंगे? आप खुद तय करें। तस्वीरें टीकमगढ़ के लखौरा सरकारी स्कूल की, जहां बच्चे इस मकसद से स्कूल जाते हैं कि मास्टर साहब उनको पढ़ाएंगे। लेकिन ये क्या, गुरुजी बच्चों को पढ़ाने के बजाय खुद कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए। बच्चे गुरुजी को आवाज लगाते रहे कि वो उनको पढ़ाएं, लेकिन गुरुजी पर नींद की खुमारी कुछ इस कदर हावी थी कि वो बच्चों और उनके नोटबुक को देखने के बजाय खुद नींद के आगोश में डूब गए और बच्चे गुरुजी को सोता देख खेल कूद में जुट गए। रफ्तार जब कहर बनकर टूटती है तो यहाँ कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। वहीं जिंदगी भर की जमा पूंजी चंद मिनटों में जमींदोज भी हो जाती है। तस्वीरें मंडला जिले के बमहनी की हैं। यहाँ एक डोलोमाइट की खेप लेकर डंपर तेज रफ्तार से सड़क से गुजर रहा था। तभी वो सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से बचने के चक्कर में बेकाबू होकर पहले तो बाइक चालक को अपनी चपेट में लेता है, उसके बाद सामने से आ रही कार से जा टकराता है। इसके बाद भी डंपर की स्पीड को ड्राइवर काबू में नहीं रख पाता। सड़क किनारे जा रहे स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है और फिर सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसता है। हादसे का सीसीटीवी देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि हादसा कितना खतरनाक होगा। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो लोग ट्रक की चपेट में आए उनकी हालत गंभीर है। जबकि पुलिस ड्राइवर का मेडिकल कराकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त नशे में तो नहीं था। सिवनी के नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रक में अचानक भीषण आग भड़क उठी। ट्रक में आग कैसे लगी ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगते ही हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आनन फानन में जाम में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए जहां रूट को डाइवर्ट किया गया, तो वहीं मौके पर दमकल की गाड़ी को भी बुलाया गया। हादसे को लेकर ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि नेशनल हाईवे से होकर वो गुजर रहा था, तभी इंजन से कुछ तेज आवाज आई और आवाज जहां से आ रही थी वो कुछ समझ नहीं पाता, इससे पहले कि ट्रक के इंजन से आग के शोले उठने लगे। देखते देखते पूरा ट्रक आग के शोलों में तब्दील हो गया। गनीमत ये रही कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने मौके की नजाकत को समझते हुए गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल की टीम जब तक ट्रक में लगी आग को काबू कर पाती, तब तक आग में ट्रक जलकर राख हो गया। डॉक्टर को लोग धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन जब यही डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचते और मरीज को समय पर इलाज नहीं मिलता, तो लोग इन धरती के भगवानों को भी कोसने से गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक मामला छतरपुर जिला अस्पताल से सामने आया है। यहाँ महिला प्रसव के लिए अस्पताल में दाखिल हुई और महिला को जब लेबर पेन हुआ तो उसने डॉक्टर और नर्स को आवाज दी, लेकिन दोनों ही वक्त पर वहां नहीं मौजूद थे। महिला को जब लगा कि वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तब वो लोक लाज के डर से अस्पताल के बाथरूम में चली गई। यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। गनीमत ये रही कि बच्चा और जच्चा दोनों सही सलामत मिले, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जब इस लापरवाही पर अस्पताल के जिम्मेदारों से बात की गई, तो उनका जवाब मामले की जांच को लेकर कम बल्कि मामले को टालने को लेकर ज्यादा था। बहरहाल अब ये अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी लापरवाही पर कैसे शिकंजा कसते हैं।
बुरहानपुर के ताप्ती नदी पर बने घाट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लाल बाग इलाके की रहने वाली किन्नर मीनाक्षी ने पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी। जिसने भी नजारा देखा उसके होश उड़ गए, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। तभी पुल पर मौजूद कुछ साहसी युवकों ने किन्नर को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और गहरे पानी में डूब रही मीनाक्षी को जान पर खेलकर बचा लिया। किन्नर मीनाक्षी से जब पुलिस ने और लोगों ने नदी में छलांग लगाने को लेकर पूछताछ की तो उसका कहना था कि कुछ गुंडे उसे लगातार पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। कभी उसे आते जाते घेर कर धमकाते हैं तो कभी उसे मार कर जख्मी कर देते हैं। इस बात से परेशान होकर उसने आत्महत्या के इरादे से नदी में छलांग लगाई है। बाद में लोगों के समझाने के बाद मीनाक्षी को वहां से रवाना किया गया। वहीं पुलिस अब शिकायत के आधार पर किन्नर को परेशान करने वाले युवकों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में बेखौफ गुंडों ने शहर के पौष इलाके कटोरा ताल में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में युवक को चाकू मार दिया। इस युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पीड़ित को बचाने के लिए अज्ञात युवकों को भी गुंडों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इन्हें शहर के जयरोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहे थे, तभी बाइक पार्क को लेकर कुछ युवकों से उसका विवाद हुआ। विवाद के मौके पर मौजूद गुंडों ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों की संख्या 6 से ज्यादा थी। वो लाठी डंडों और धारदार हथियार से लैस थे। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले हैं। घायलों के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। भारत ने शनिवार को पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद देश के वैज्ञानिकों के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। इस कामयाबी में उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान का अहम योगदान है। आदित्य L1 की डिवाइस को डिजाइन करने वाली टीम को डॉक्टर खान ने ही लीड किया। 4 साल की मेहनत के बाद आदित्य L1 बनकर तैयार हुआ है। अकाब के पिता महाराजा आर्यू खान महाराजा स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आदित्य L1 मिशन के लिए 4 साल तक अकाब ने अथक मेहनत की। उन्होंने आदित्य L1 की डिवाइस बनाने वाली टीम को लीड किया। उज्जैन के रहने वाले 32 वर्षीय डॉक्टर अकाब रजा खान ने 12वीं तक उज्जैन में पढ़ाई की। 2004 के कुंभ के दौरान अकाब ने प्लास्टिक के पाइप से टेलीस्कोप बनाया था, जिसे मेले के दौरान लाखों लोगों ने देखा था। शुरू से ही स्पेस रिसर्च में रुचि रखने के चलते डॉक्टर खान ने NIT भोपाल यूनिवर्सिटी से B.Tech किया। इसके बाद वो शोध कार्य के लिए पुणे गए। यहीं पर उन्होंने आदित्य L1 का कार्य किया। अकाब रजा खान फिलहाल अमेरिका में हैं। नासा ने उन्हें 1.7 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रदान की है। आकाश वराह मिहिर शोधन संस्थान से उज्जैन में अनेकों वर्कशॉप, सबसे सस्ता टेलीस्कोप चांद, मंगल शनि के दर्शन करने के लिए अनेक आयोजन भी किए थे। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहीं चिचगौना और सिवनी में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। 5 हाथियों ने 15 दिनों से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसके चलते यहां के ग्रामीण खौफ में हैं। हाथी लगातार खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों ने एक बार फिर से 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते यहाँ के लोगों में प्रशासन और वन विभाग को लेकर काफी गुस्सा है। ये प्रशासन से हाथियों द्वारा उनकी फसलों के हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शनिवार शाम लगभग 6 बजे एक बार फिर केशकाल घाट में मेगा जाम लग गया। इससे घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन जाम खुलवाने में जुट गया। केशकाल पुलिस किसी तरह से वन वे पर यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। मौजूद लोगों का कहना है कि ओवरटेक करने के कारण ही केशकाल घाटी में जाम लगा है। साथ ही सड़क पर गड्ढों के कारण वाहनों को निकालने में परेशानी हो रही है। रात में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। छोटी गाड़ियों के कारण जाम लगता है। यही नहीं, बारिश के चलते जाम हटाने में परेशानी आती है। यदि सब लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं तो जाम नहीं लगेगा।
नर्मदापुरम में दूधी नदी में शनिवार को डूबे सभी 5 बच्चों के शव निकाले गए। पोस्टमार्टम के बाद इन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। एक साथ 5 लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। हादसा बनखेड़ी से सटे टूमर गांव में नदी के जैतवाड़ा घाट पर हुआ। यहां शनिवार दोपहर को 6 लड़के दूधी नदी में नहाने गए। देर रात तक वो शव बरामद कर लिए गए। अंधेरे होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रविवार सुबह फिर सर्च की गई और उसमें 3 और लड़कों के शव मिले। एसडीएम ने बताया कि देर रात तक 2 शव मिले थे। रविवार सुबह 3 शवों को निकाला गया। 5 बच्चे ग्राम पंचायत डूमर के निवासी हैं। कलेक्टर ने 5 बच्चों के परिजनों को तत्काल 5-5 हजार रुपए की अंत्येष्टि सहायता दी है। वहीं इसके अलावा 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की भी बात हुई है। बिहार के गया जिले के बांकी बाजार प्रखंड क्षेत्र में स्थित दुआरी गांव में पिछले 30 वर्षों से सामूहिक खेती की जा रही है। भूदान में मिली 24 एकड़ जमीन पर 19 परिवारों धान, अरहर, तिल, चना, मड़ुआ, मक्का और हरी सब्जी की खेती की जाती है और उत्पादित फसल इकट्ठा होने के बाद आपस में बराबर हिस्सों में बंटवारा किया जाता है। बता दें कि पहाड़ के तलहटी में बसे दुआरी गांव में महादलित परिवार सालों से गुजर बसर कर रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरों का अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन सरकार ने पहाड़ के तलहटी में 24 एकड़ जमीन भूदान में दे दी। भूदान में मिली जमीन पर गांव के लोगों ने सामूहिक खेती करनी शुरू की और बंजर जमीन पर हरियाली की चादर बिछा दी। यहाँ के लोगों को अब दिहाड़ी मजदूरी या बाहर जाने की नौबत नहीं आती और खेती बाड़ी से ही अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। सामूहिक खेती शुरू होने के बाद इस गांव के लोग खेती में अब आत्मनिर्भर बन गए हैं और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस इलाके में खेतों के पटवन के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो पैदावार और बेहतर हो सकती है। समाज के लिए कुछ करने की ललक हो तो उम्र बाधक नहीं होती है। पूर्णिया में 67 साल की एक बुजुर्ग अर्चना देव अभी भी शिक्षा का अलख जगा रही हैं। दरअसल शिक्षा पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वह बच्चों को उनके घर पर जाकर फ्री शिक्षा देती हैं। पूर्णिया की रहने वाली अर्चना देव को उनके इस नेक काम के लिए 5 सितंबर को शिक्षक गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अर्चना देव के मुताबिक बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने का कार्य करने में ज्यादा मजा आता है और उत्साह जगाती हैं। निःशुल्क शिक्षण संस्थान के संचालिका अर्चना देव शिक्षिका के पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले 8 वर्षों से गरीब तबके के बच्चों को उनके गांव में जाकर वह निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली अर्चना देव का कहना है कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से अभिभावकों के लिए एक ऐसा कानून बनाए जिससे अभिभावकों की मजबूरी हो जाए कि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजें। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला फर्रुखाबाद में लगातार किसान आलू की फसल पर आश्रित है, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर किसान भी अब पुश्तैनी खेती को छोड़ने का रुख कर रहे हैं। ऐसे में किसान बबलू राजपूत ने सभी किसानों के लिए एक नया विकल्प निकाला है, जिससे कि अब बागवानी में भी यह लोग अधिक उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। किसान बबलू राजपूत के मुताबिक जिलाधिकारी से प्रेरणा लेकर बागवानी की और बेहतर लाभ भी मिल रहा है, जिसको लेकर कृषि विभाग भी सहयोग करता है और अन्य किसान भी अब यहाँ पर पहुंचकर इस खेती की जानकारी ले रहे हैं। बबलू के मुताबिक पिछले साल फरवरी में उसने 175 पेड़ सेब के और 500 पेड़ अंजीर के साथ साथ बादाम के 5 और नारियल के 5 पेड़ लगाए थे। शुरुआत में पेड़ छोटे होने के बावजूद भी 120 रुपए किलो बिक्री से करीब 75,000 रुपए का लाभ हुआ। वहीं पेड़ छोटे होने के बावजूद भी प्रत्येक पौधे में 50 से 350 तक फल आए। जनपद फर्रुखाबाद के साथ साथ अन्य जिलों से भी भारी डिमांड आई, जिसमें बाराबंकी, बांदा, लखनऊ के साथ साथ स्थानीय खुदरा व्यापारी भी फसल को लेकर संपर्क कर रहे हैं। बचपन से किशोरावस्था का फेज जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस सीखने सिखाने की उम्र में अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो वे क्या कुछ नहीं कर सकते। इसका उदाहरण पटना में कबाड़ से जुगाड़ कर बनाए गए इस पार्क में देखने को मिलता है। बता दें कि इस पार्क का आइडिया सबसे पहले किलकारी के 8 से 16 साल के बच्चों को ही आया था। इसके बाद बच्चों ने मिलकर आसपास की दुकानों से और अपने अपने घरों से बहुत से पुराने टायरों का इंतजाम किया। इसके बाद प्रबंधन की और इन टायरों व अन्य चीजों का इस्तेमाल
करते हुए इस शानदार पार्क का निर्माण कर दिया। इस पार्क में बच्चों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। यहाँ बच्चे अलग अलग तरह के झूलों पर झूलते हैं, एक दूसरे से अपने मन की बातें करते हैं और खेल खेल में अपने शरीर को भी चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाते हैं। इससे इनकी शारीरिक क्षमता के साथ ही बौद्धिक क्षमता और विभिन्न चीजों के प्रति इनकी समझ भी बढ़ती है। माखन चोर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 6 सितंबर को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। इस पर्व पर कान्हा के लिए काशी में खास पालना तैयार हुआ है। काशी के कास्ट कलाकारों ने इस पालने को बनाया है, जिसकी कीमत करीबन 18,000 रुपए है। काशी के कास्ट कलाकारों ने विशेष ऑर्डर पर इस खूबसूरत पालने को बनाया है। मुंबई और हैदराबाद से मिले ऑर्डर के बाद 3 पालने बनाए गए हैं, जिसमें 2 की डिलीवरी भी हो गई है। गोल्डन रंग वाले इन सुनहरे पालने की ऊंचाई करीब 2 फीट है, वहीं इसकी चौड़ाई 22 इंच के करीब है। इस खूबसूरत पालने के अलावा भी लकड़ी के छोटे पालने भी बनाए गए हैं, जिसकी खासी डिमांड है। भगवान कृष्ण को प्रिय मोर के डिजाइन वाले इस पालने की कीमत 400 से 500 के बीच है। इन पालने की खास बात यह है कि इसकी पेंटिंग और खूबसूरती सालों साल यूं ही बरकरार रहती है। बता दें कि इस एक पालने को तैयार करने में करीब 6 से 7 दिन का समय लगता है। बारिश कम होने से रामगढ़ के पतरातू डैम का जलस्तर कम होता जा रहा है। अभी पतरातू डैम का जलस्तर 1318 RL यानी रेडियस लेवल है। पिछले साल सितंबर में जलस्तर बढ़ने से डैम के सारे फाटक खोल दिए गए थे, लेकिन इस बार हालात विपरीत दिख रहे हैं। इस बार रामगढ़ में अनुमान से कम बारिश हुई है। वहीं पतरातू डैम के जल स्रोत का मुख्य आधार नलकारी नदी और एक पहाड़ी नदी भी पूरी तरीके से सूखी हुई है। इस बार बारिश कम हुई है और आगे की संभावना कम ही लग रहा है। इस बार हर मतलब किसानों को भी दिक्कत है और यहाँ लगता है कि जलस्तर डैम का भी कम ही है। पतरातू डैम जल संग्रहण क्षेत्र में गाद भर जाने और डैम के कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण भी डैम के जल संग्रहण की क्षमता घटी है। पतरातू डैम से CCL आवासीय क्षेत्र, PTPS आवासीय क्षेत्र, रामगढ़ छावनी और जिंदल को पानी की आपूर्ति की जाती है। हालांकि अभी यहाँ से सामान्य रूप से जलापूर्ति की जा रही है। गिरिडीह के धरगुली गांव में पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड मंडरा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। हाथियों के दस्तक से जहां लोग डरे सहमे हैं, वहीं हाथी घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। अभी हाथियों का झुंड बरकट्टा सूरजकुंड पहाड़पुर के इलाके में है। 1 दर्जन की संख्या में हाथी यहाँ ठहरे हुए हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के सैकड़ों ग्रामीण पहुँच रहे हैं। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। इधर गढ़वा के चीनिया प्रखंड के विभिन्न गांव में 5वें दिन भी जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बीती रात चीनिया थाना क्षेत्र के बिलैती खैर गांव में दर्जनों किसानों के मकई, तिल, धान की फसल को जंगली हाथियों ने बर्बाद कर दिया था। बताते चले कि गढ़वा में पिछले 5 दिनों से लगातार जंगली हाथी थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव में दर्जनों किसानों के फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग अब तक कोई उचित कदम नहीं उठा सका है। बरसात का मौसम आते ही हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। ये मनोरम दृश्य काश के सफेद फूलों से नजर आ रहा है। काश को हजारीबाग में लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। यहाँ की आदिवासी महिलाएं काश को कटिंग कर झाड़ू बनाकर बाजारों में बेचती हैं। इसके अलावा कई तरह के सजावट के सामानों का भी आदिवासी महिलाएं निर्माण करती हैं। सड़कों के किनारे उगे काश के फूल इलाके की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। बता दें कि काश के फूलों को बरसात की विदाई और शरद ऋतु के आगमन का संकेत माना जाता है। ऐसे में अब ये लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या वास्तव में झारखंड से मानसून की विदाई हो गई है। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से बारिश नहीं होने की वजह से कई जिलों का पारा 30 डिग्री के पार चला गया है। काश के फूल देखने में तो सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता जरूर बढ़ गई है। गुरु का
दर्जा शास्त्रों में भी भगवान से ऊपर बताया गया है। माता पिता के बाद सही मार्ग चुनने और शिक्षा से ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति के जीवन में गुरु की एक अहम भूमिका होती है। ऐसे ही एक गुरुजी हैं करौली निवासी शांतनु पराशर, जो दूसरे शिक्षकों से जरा हटकर हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शांतनु दिन में तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन रात को भी ये देखते हैं कि बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं या नहीं। शांतनु का कहना है कि वह भी गांव के रहने वाले हैं और उन्हें पता है कि गांव में पढ़ाई की स्थिति क्या रहती है। गांव में सुविधाओं और संसाधनों की कमी को देखते हुए शिक्षा के प्रति बच्चों का मनोबल कम हो जाता है। ग्रामीण बच्चों में इसी मनोबल को बढ़ाने के लिए रात को भी वह आवश्यकता के अनुसार और खासकर परीक्षा के दिनों में बच्चों के संपर्क में रहते हैं, ताकि उन्हें महसूस हो कि उनके गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी इसी मुहिम के चलते स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही स्कूल के परिणाम में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा शांतनु बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र प्रेम के संदेश के लिए भी आए दिन नए नए नवाचार करके विशेष अभियान चलाते हैं। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर 35 बच्चों को वह गोद भी ले चुके हैं और उनको शिक्षण सामग्री के साथ सारी जरूरत के सामान उपलब्ध कराते हैं।